हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। जैसा कि आपको पता है कि अभी यूनिट एंड डायमेंशन या यूनिट एंड मेजरमेंट हम यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। इसके 2 लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया है और ये 3rd लेक्चर जिसमें हम डायमेंशन एनालिसिस के पार्ट 2, ठीक है, डायमेंशन एनालिसिस का पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिया है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का, डायमेंशन एनालिसिस पार्ट 1 का लिंक दे दूंगा। आप उसे देखिए, उसके बाद कोशिश कीजिए आप डायमेंशन एनालिसिस पार्ट 2 के वीडियो देखने की। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर वो आप देख कर आते हो तो ये ज़्यादा बेटर समझ में आएगा आपको, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे भी देख सकते हो, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे डायमेंशन एनालिसिस की पार्ट 2 की बात करें तो हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं डायमेंशन एनालिसिस के। मैं एक बात बता दूँ कि डायमेंशन एनालिसिस के पार्ट 2 में जो टॉपिक डिस्कस हम यहाँ पे करने जा रहे हैं वो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। कौन सी टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो चलिए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है, डायमेंशन एनालिसिस टॉपिक में। और जो प्रिंसिपल आज हम पढ़ने जा रहे हैं उस प्रिंसिपल का नाम है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। जो प्रिंसिपल अपन पढ़ने जा रहे हैं, जो प्रिंसिपल हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वो प्रिंसिपल का नाम है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, ये किस तरीके से अपने आप को डिफाइन करता है? तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में, इस प्रिंसिपल को समझने के लिए आप ये समझिए कि मान लीजिए कि मैं कहूँ आपसे कि 1 kg मास, किसी 1 kg ऑफ मास और प्लस 1 kg और 1 मीटर, ठीक है, किसी भी बॉडी का मास 1 kg और 1 मीटर हमने कपड़ा लिया, ठीक है। हमने कहा इसको ऐड करके बताइए आप कितना होगा। आप ऐड कर सकते हैं, हम ऐड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि 10 मीटर और 10 सेकंड को आपस में ऐड करो और बताओ इसका रिजल्ट क्या होगा, तो हम इसे ऐड नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, कोई भी नहीं कर सकता है। सेकंड एक अलग क्वांटिटी है और मतलब सेकंड एक अलग क्वांटिटी है और ये जो 10 मीटर है एक अलग क्वांटिटी है। बात आप समझ रहे हैं? यहाँ पर 10 सेकंड जो टर्म है वो एक अलग क्वांटिटी है, अलग फिजिकल क्वांटिटी है, और 10 मीटर जो है एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है। ये क्या बता रहा? लेंथ बता रहा। ये क्या बता रहा? टाइम बता रहा। तो यानी इन दोनों को आप हम आपस में ऐड करके कोई रिजल्ट नहीं निकाल सकते हैं, इतना तो हमें पता है। इस रूल को पढ़े बिना, इस प्रिंसिपल को पढ़े बिना हम इतना तो जानते हैं कि इन दोनों को हम ऐड करके कोई फाइनल रिजल्ट नहीं निकाल सकते हैं, है ना। तो जब कोई फाइनल रिजल्ट नहीं निकाल सकते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या डिफाइन करता है, इसके डिफिनेशन से हमें क्या पता चलता है? तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि मान लीजिए कि 2 या 2 से अधिक फिजिकल क्वांटिटी को आपस में अगर आप ऐड करते हो, ठीक है, यहाँ पे आप देखिए 2 और मोर देन 2, ठीक है, 2 या 2 से अधिक फिजिकल क्वांटिटी को, 2 और मोर देन 2 फिजिकल क्वांटिटीज को आप तभी ऐड कर सकते हो। कंडीशन क्या है? 2 या 2 से अधिक फिजिकल क्वांटिटी को आप तभी ऐड कर सकते हो। एडिशन हो सकता है या सब्सट्रैक्शन हो सकता है, या फिर आप उसे इक्वेट कर सकते हो, इक्वल कर सकते हो इक्वेशन को, जब ये फिजिकल क्वांटिटी सेम हो। बात आप समझ रहे हैं? फिर से मैं बता रहा हूँ कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अपने आप को क्या डिफाइन करता है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये बोलता है कि मान लीजिए कि 2 या 2 से अधिक फिजिकल क्वांटिटी को आपस में आपको ऐड करना हो या सब्सट्रैक्ट करना हो या फिर आप उनको इक्वेट करना हो किसी भी इक्वेशन को, तो ये काम आप तभी कर सकते हो कब कर सकते हैं? जब इनका जो फिजिकल क्वांटिटी है वो सिमिलर हो, ठीक है, वो सेम हो। बात समझ में आई? बात ये है कि मान लीजिए कि जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, हमने कहा कि आप 1 मीटर और 1 kg को ऐड करके कोई फाइनल रिजल्ट नहीं निकाल सकते हो।
लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि 2 kg और 4 kg को ऐड कीजिए तो आप कह सकते हो कि सर इट इज़ 6 kg। तो यहाँ पे ये क्या था, ये सेम क्वांटिटी है, सेम फिजिकल क्वांटिटी है ना, सेम फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि सेम फिजिकल क्वांटिटी को आप ऐड कर सकते हो, सेम फिजिकल क्वांटिटी को आप मान लीजिए 1 kg आप माइनस करते हो 3 kg, आप सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, आप सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। और मान लो कि ये वेलोसिटी है कि v1 प्लस v2 इक्वल्स टू u1 प्लस u2, ये दोनों वेलोसिटी है, ठीक है। तो आप इनको इस इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हो। ये तभी आप कर पा रहे हो जबकि इसका और इसका, इस तरफ का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी है। बात आप समझ गए। देखिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कोई अलग से चीज़ें नहीं है, ये आपने पढ़ रखा है, इतना बेसिक आप जानते हो अपने कॉमन सेंस से कि 2 kg मास को हम 1 मीटर कपड़े के साथ जोड़कर कोई रिजल्ट नहीं बना सकते हैं। उसी को इन्होंने लैंग्वेज में कह दिया कि if there is 2 or more physical quantity and we want to add, subtract or equate them, then the quantity must be similar, must be same। ठीक है, यही हो गया हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। यहाँ तक क्लियर है। तो अब इसे हम मिटाते हैं, तो इसका मतलब ये है, इस प्रिंसिपल से हमें ये पता चल रहा, या फिर जो डायमेंशन है, डायमेंशन एनालिसिस के अंदर अगर हम इसकी यूज की बात करें, तो अब ये एक टर्म, इसमें जो एक टर्म है जो ये कहता है कि इक्वेट करने वाली बात है ना, एक टर्म जो है कहता है इक्वेट करने की, ऐड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, सब्सट्रैक्ट की बात कर रहे हैं और इक्वेट करने की बात कर रहे हैं। तो इक्वेट करने की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी एक इक्वेशन है जिसमें आप कहते हो s इक्वल्स टू वी टी, s इक्वल्स टू वी टी, इस सिंपल सी हम इसकी अगर बात कर लें कि s क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए, s इज द डिस्प्लेसमेंट, v क्या है वेलोसिटी और t हमारा क्या है टाइम। ठीक है, तो ये कहता है कि जब सिमिलर क्वांटिटी हैं, अभी हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में पढ़ा कि अगर सिमिलर क्वांटिटी तभी हम उनको आपस में इक्वेट कर सकते हैं। बात आप समझ रहे हो, मतलब अगर इनका और इसका डायमेंशन सेम है, इसका s का और vt का डायमेंशन अगर सेम है तो ये इक्वेशन सही है। यही तो कहा ना प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ने। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ने अपने आप को कैसे डिफाइन किया? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ने कहा कि 2 या 2 से अधिक फिजिकल क्वांटिटी को आप तभी ऐड कर सकते हो, सब्सट्रैक्ट कर सकते हो या इक्वेट कर सकते हो जब वो सिमिलर क्वांटिटी हो। तो हमने इक्वेट किया s इक्वल्स टू वी टी। तो यानी कि डायमेंशनल एनालिसिस से या डायमेंशंस के यूज से जो एप्लीकेशन है उससे आप पता कर सकते हो कि डायमेंशन से टू चेक द इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन को आप चेक कर सकते हो कि ये करेक्ट है या रॉन्ग है। बात आई समझ में आपको? मैंने कहा कि जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है, अगर हम उसकी डिफिनेशन की बात करें तो उससे हमें पता चला कि ये और ये साइड का डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो अगर ये टर्म डायमेंशनली करेक्ट है, मतलब इस साइड का जो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, अगर ये दोनों इक्वल हो गया तो हम कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है। तो हमने क्या किया, हमने इक्वेशन को चेक कर लिया कि वो सही है या गलत है। बात आई समझ में? चलिए, ये तो थ्योरी पार्ट है, हम जिस तरह से प्रॉब्लम करते जाएंगे तो हमें बेटर समझ में आता जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, चेक करना स्टार्ट करते हैं। जो फार्मूला आपने पढ़ रखा है अपने जूनियर क्लासेस में, उसी फार्मूले को लेकर हम चेक करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में आप चेक कीजिए, लिखिए check the equation, कौन सा आपने पढ़ रखा है 9th, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, चेक कीजिए कि ये इज इट
करेक्ट और नॉट। ठीक है, इसको चेक करके बताइए आप कि ये सही है या नहीं। इसको चेक करके बताइए कि ये सही है या गलत। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, अभी आपने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में पढ़ा, आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है कि ये मान लीजिए कि आप दो चीज़ को देखिए, यहाँ पे दोनों कॉन्सेप्ट आप क्या आपने लिखा, इसकी सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो आपने कहा s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, ये बात करी ना। तो इसका मतलब है दो क्वांटिटी को आप तभी ऐड कर सकते हो, दो क्वांटिटी को जब आप तभी ऐड कर सकते हो कि जब उनका डायमेंशन सेम हो, जब उनका डायमेंशन सेम हो तब इनको आप ऐड कर सकते हो, और इसको तभी आप इक्वेट कर सकते हो जब इसका डायमेंशन सेम हो। बात आई समझ में? फिर से एक बार दिमाग में आप जोड़ डालिए और आप समझने की कोशिश कीजिए कि जो हमारा इक्वेशन है एक s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें आपने कहा कि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है वो ये बताता है कि आप दो क्वांटिटी को तभी ऐड कर सकते हो जब वो आपस में सेम हो, सिमिलर हो, है ना, और इनको आप तभी इक्वेट कर सकते हो जब ये सेम हो। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर हम डायमेंशन की बात करें, इसकी बात करें, एस की डायमेंशन की बात करें, एस की डायमेंशन, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे आप कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट यानी एल। यू टी की बात करें, यू इज दिस इज वेलोसिटी, यू हमारा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, है ना। आप आगे आने वाले लेक्चर में आप इसको देखोगे, u इक्वल्स टू वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए मैंने आपको क्या बताया था लास्ट लेक्चर में कि वेलोसिटी का जो हमारा डायमेंशन है वो क्या है, एल टी माइनस वन। ये कैसे आया था, ये इस तरीके से आया था कि वेलोसिटी इक्वल्स टू आपने कहा था कि डी एक्स बाई डी टी, है ना, तो आपने कहा था एल बाई टी यानी कि एल टी माइनस वन। ठीक है, वेलोसिटी, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी की बात हो रही है, तो आप इसको लिख सकते हो एल टी माइनस वन, इस t को आप लिख सकते हो t यानी कि ये डायमेंशन l, है ना, आ गया l यानी कि ये और ये। ठीक है, अब इसको चेक कर लेते हैं, हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए जो डायमेंशन एनालिसिस है, डायमेंशन की एक लिमिटेशन ये है कि वो कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं बताता, वो कहता है कांस्टेंट इज ए डायमेंशनलेस। फिर से मैं कह रहा हूँ कि जो लिमिटेशन है डायमेंशन का वो ये कहता है कि जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म जो है हमारा वो क्या है, वो डायमेंशनलेस है। ठीक है, इसको आप याद रखिए, अपने दिमाग में डाल लीजिए कि जो कांस्टेंट टर्म है वो डायमेंशनलेस होता है। ठीक है, तो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अब एक्सेलरेशन की बात है, तो मैंने आपको कल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना भी सिखाया था। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, अगर एक्सेलरेशन की आप बात करें तो आप कहते हो डी बी बाई डी टी, कहते हैं ना, v क्या डायमेंशन एल टी माइनस वन टाइम टी, ये ऊपर गया तो ये हमारा हो गया एल टी माइनस टू। दिस इज द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, दिस इज द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। तो आप यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, मतलब डायमेंशन की वैल्यू पुट कीजिए। एक्सेलरेशन क्या है, एल टी माइनस टू, और यहाँ पे क्या है t2, तो यानी कि t ये आ गया हमारा l। तो आपने देखा, अगर हम इसकी बात करें, इसकी बात करें या इसकी बात करें, कहने का मतलब इसकी बात कर रहे हो, इसकी और इसकी, ये जो टर्म है, तो इन सब का डायमेंशन सेम है। तो आपने चेक कर लिया, तो आपने कहा दिस इज डायमेंशनली करेक्ट, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर रिलेशन सक्सेसफुल है, आपने ये फाइंड कर लिया एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, अगर आपने ये फाइंड कर लिया तो आप कह सकते हो कि जो हमने इक्वेशन फाइंड किया है वो डायमेंशनली करेक्ट है। यहाँ तक क्लियर है? डायमेंशनली करेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आपको ये प्रूव कर देना है कि डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, बस। ठीक है, आपने ये फाइंड कर लेना है।
अब नेक्स्ट इक्वेशन पे चलते हैं, हम नेक्स्ट फाइंड करते हैं। और साथ में मैंने आपको एक चीज़ और बताया है, यहाँ पे एक टर्म और बताया है, कॉन्सेप्ट, कि जो हमारा कांस्टेंट है, जो लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन है, वो ये बताता है कि जो कांस्टेंट है वो क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। देखा ना आपने, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की बात हो रही थी, तो जो हमारा टर्म था हाफ ए टी स्क्वायर, उसमें हाफ जो है उसमें कोई डायमेंशन हमने पुट नहीं करा था, हमने कहा था कि दिस कांस्टेंट इज ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी, है ना। चलिए अब दूसरा इक्वेशन चेक करते हैं, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। चेक द इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये करेक्ट है और रॉन्ग है, सही है गलत है, ये फाइंड करना है आपको, ये बताना है आपको। तो मैंने क्या कहा था कि अगर आपको इस तरीके का ये टर्म फाइंड करना हो कि ये करेक्ट है या गलत है, तो आप क्या करोगे, आप सिंपली ये फाइंड कर लोगे कि जो डायमेंशन है राइट हैंड साइड का, अगर वो डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड का, डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड का डायमेंशन आपस में बराबर हो जाते हैं, तो हम कहते हैं कि दिस इक्वेशन इज करेक्ट, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, आपने ये प्रूव कर दिया, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो चलिए हम इसे एक एक करके लेते हैं, इसको सॉल्यूशन करते हैं। हमने कहा इक्वेशन से ले लिया v स्क्वायर इक्वल्स टू, इसका डायमेंशन हमने फाइंड किया। ठीक है, v का डायमेंशन अभी आपने कहा था, v का डायमेंशन क्या है, l t माइनस 1। कुछ चीज़ें सॉल्व करते 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 आप उसे याद कर लोगे, याद हो जाएगा वो खुद ब खुद। ठीक है, जब उसे आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस में लाओगे तो खुद ब खुद याद होता जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कहा है क्या, किस चीज़ का डायमेंशन याद रखने के लिए, लास्ट वीडियो में मैंने कहा आप कोशिश कीजिए कि फोर्स का डायमेंशन आप हमेशा याद रखिए। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, क्या होता है, ml t माइनस 2, है ना, ml t माइनस 2। फोर्स का डायमेंशन आप याद रखने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पर देखिए वेलोसिटी का डायमेंशन आपने कहा l t माइनस 1, अब इसका स्क्वायर है 2 टाइम्स है, तो ये क्या हो जाएगा, l स्क्वायर t माइनस 2, है ना, ये टर्म आपने कह दिया। अब राइट हैंड साइड से चलिए आप, उसका जो फर्स्ट टर्म है u स्क्वायर, ये भी क्या है, वेलोसिटी, दिस इज फाइनल वेलोसिटी, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, ये हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन जब चैप्टर में आएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि ये इक्वेशन, ऐसे भी आपने जूनियर क्लासेस में ये इक्वेशन पढ़ रखा है आपने कि v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, जहाँ पे v जो है वो हमारा क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन और s जो है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हमने कहा कि u स्क्वायर, तो इसका भी सेम आएगा, वेलोसिटी स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर, यानी कि माइनस 2। अगर आप इसे नहीं है तो आप इसका स्क्वायर कर लिए तो ये t माइनस 2। ठीक है, अब आते हैं थर्ड टर्म पे, आप कहते हो 2as की बात कर रहे हैं, 2as की बात कर रहे हैं। 2 में ये जो टर्म है वो क्या है हमारा, वो क्या है, वो है कांस्टेंट, ये डायमेंशन लेस है, तो हम आते हैं a पे। a का डायमेंशन क्या है, वेलोसिटी का डायमेंशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशन मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, आपने फार्मूला याद रखना है, डी वी बाई डी टी, वी का याद है, टी से डिवाइड कर दो तो एल टी माइनस 2, ये डायमेंशन हो गया एक्सेलरेशन का, तो एक्सेलरेशन एल टी माइनस 2, एस इज द डिस्प्लेसमेंट का एल, ये सारा अंदर टर्म आ गया, ये हो गया एल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, यानी कि ये टर्म भी डायमेंशन जो है लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन है वो बराबर है किसके, राइट हैंड साइड का। तो आप कह सकते हो कि दिस इज करेक्ट। ठीक है, ये इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है। ये इक्वेशन जो है वो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये इक्वेशन जो है वो करेक्ट कैसे है, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन। आपने ये फाइंड कर लिया कि डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं।
गर्मी बहुत है तो पसीना भी आता है। चलिए नेक्स्ट टर्म पे आते हैं। आपने तो ये तो बातें चीज़ें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से समझ में आ गई है कि हम उन्हीं टर्म को आपस में ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं या इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, हम उन फिजिकल क्वांटिटी को आपस में ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं या इक्वेट कर सकते हैं जो कि सिमिलर क्वांटिटी की हो, है ना। इतना तो क्लियर हो गया। तो इस हिसाब से अगर हमने ये क्वेश्चन लिया, एच.सी. वर्मा बुक की है, मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 3 हमने लिखा, तो हमने कहा कि कोई टर्म है वो x इक्वल्स टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यू। ठीक है, कोई ये इक्वेशन दे रखा है। x जो है वो क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट, यहाँ साइड में लिख लीजिए, सॉल्व करने में आसान होगी। x जो है वो क्या है डिस्प्लेसमेंट, है ना। t इक्वल्स टू टाइम, और आपको फाइंड क्या करना है, डायमेंशन ऑफ, फाइंड क्या करना है डायमेंशन, फाइंड डायमेंशन ऑफ a b c एंड d। आपको ये टर्म फाइंड करना है कि डायमेंशन ऑफ a क्या होगा, डायमेंशन ऑफ b क्या है, डायमेंशन ऑफ c क्या है। तो जब आप ये टर्म फाइंड करोगे कि डायमेंशन ऑफ a क्या है, डायमेंशन ऑफ b क्या है, डायमेंशन ऑफ c क्या है, तो आप क्या करोगे, आप ये करोगे कि आपका होगा कि जो डायमेंशन इसका है वही डायमेंशन इसका है, वही इसका है, वही इसका है, वही इसका है ना। बात समझ में आई। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो x इज द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का जो हमारा डायमेंशन है वो क्या होता है l होता है। ठीक है, अब राइट हैंड साइड की हम बात करें, राइट हैंड साइड में फर्स्ट टर्म लेते हैं a, तो डायमेंशन ऑफ a का डायमेंशन क्या होगा, a का डायमेंशन क्या होगा जो कि x का डायमेंशन है, x का डायमेंशन क्या है l है। फिर से x का जो डायमेंशन है वही इसका डायमेंशन होगा। अगर हमने इसे इसके डायमेंशन के इक्वेट कर दिया, इसको इसके डायमेंशन के इक्वेट कर दिया, इसको इसके डायमेंशन के इक्वेट कर दिया, इसको इसके डायमेंशन के इक्वेट कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि डायमेंशन सबका सेम है। बात आई समझ में, डायमेंशन सेम है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कि आप उन्हीं चीज़ को देखिए। मैं ये चीज़ें डेफिनेशन आपको बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि आपको ये याद हो जाए, आपको याद करने की ज़रूरत ना पड़े, है ना। तो आपने याद कर लिया कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में हम उन्हीं चीज़ को ऐड कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं जिनका जो सिमिलर क्वांटिटी के हों। तो सिमिलर क्वांटिटी के हों तो आपने क्या किया कि आपने कहा कि a का जो डायमेंशन है वो x का डायमेंशन के सेम होगा। ठीक है, आपने इनको ऐड कर दिया। आपने कहा ये bt का डायमेंशन यानी कि l के इक्वल होना चाहिए, l के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो आप कहते हो कि इसका डायमेंशन bt, ठीक है, bt का डायमेंशन टाइम इक्वल्स टू l, तो यानी कि b इक्वल्स टू l t माइनस 1। ठीक है, अब थर्ड टर्म की पे आ जाओ, सी टी स्क्वायर, ये भी इक्वल होना चाहिए एल के, है ना। तो आप यहाँ से कह सकते हो सी टी स्क्वायर इन इक्वल्स टू एल, तो सी का डायमेंशन जो है ये नीचे की तरफ जाएगा, तो एल टी माइनस टी बाई 2 इक्वल्स टू एल टी माइनस 2। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, डी की बात करते हैं, डायमेंशन ऑफ डी। तो डी टी क्यू इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ डी टी क्यू, डायमेंशन ऑफ एक्स, डायमेंशन ऑफ एक्स क्या है एल। ठीक है, तो डी टी क्यू इक्वल्स टू एल, तो डी इक्वल्स टू एल बाई टी क्यू, यानी कि डी का डायमेंशन जो है वो क्या है हमारा एल टी माइनस 3। आपने फाइंड कर लिया डायमेंशन ऑफ ए, डायमेंशन ऑफ बी, डायमेंशन ऑफ सी एंड डायमेंशन ऑफ डी। आपने ये सारी चीज़ें फाइंड कर ली। ठीक है, आपने ये टर्म फाइंड कर लिया कि इनका डायमेंशन क्या होगा। क्लियर है, आसान था। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। लिखिए क्वेश्चन नंबर 4। ये तो एक टर्म में था कि हमने कहा कि x है
और वो सारा जो टर्म है वो टी से रिलेटेड है ना, मतलब जो राइट हैंड साइड है वो उनका सारा टर्म जो है वो उसमें टी मल्टीप्लिकेशन था। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक टर्म ना हो, मतलब टाइम नहीं हो, टाइम के साथ साथ आप वहाँ पे डिस्टेंस भी लिख सकते हो। जैसे कि मान लीजिए कि आपने क्वेश्चन नंबर 4 लिखा, ठीक है, आपने कहा कि v इक्वल्स टू जो वेलोसिटी है वो जो है हमारा a t प्लस b x के इक्वल है, ठीक है। आपने कहा कि ये इक्वेशन है, अब इस इक्वेशन में हमें फाइंड करना है कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ, आपको फाइंड करना है डायमेंशन ऑफ a इक्वल्स टू व्हाट एंड डायमेंशन ऑफ b इक्वल्स टू व्हाट, ये दोनों फाइंड करना है आपको। डायमेंशन a का क्या है और b का क्या है। तो इसे फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, इसे फाइंड करने के लिए आप कहोगे कि इसका डायमेंशन इसके इक्वल होगा, इसका डायमेंशन भी इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो वेलोसिटी लेफ्ट हैंड साइड की हम बात करें, डायमेंशन ऑफ v का डायमेंशन l t माइनस 1, ये आपको अब तक याद हो गया होगा, नहीं हुआ है तो ये हो जाएगा, ये याद हो गया होगा, नहीं हुआ होगा तो हो जाएगा, ठीक है। अब हम राइट हैंड साइड की बात करें, राइट हैंड साइड की अगर हम बात करते हैं तो AT का डायमेंशन किसके इक्वल होगा, AT का डायमेंशन v के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ आप कह सकते हो l t माइनस 1, ठीक है। तो यानी a t इक्वल्स टू l t माइनस 1, यहाँ a नीचे आएगा l t माइनस 1 बाई t इक्वल्स टू आप लिखते हो l t माइनस 2, l t माइनस 2, ठीक है। अब यहाँ से आप फाइंड कर लीजिए v का डायमेंशन, सेम सिमिलर है, ठीक है। v का डायमेंशन अगर आप फाइंड करते हैं तो भी सेम इस तरह से होगा, v x इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन l t माइनस 1, x क्या था हमारा, x जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए जो हमारा क्या है डायमेंशन है उसे हम लिखते हैं l इक्वल्स टू l t माइनस 1। अब ये l से l कैंसिल हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हो t माइनस 1 बाई l यानी कि t माइनस 1, ठीक है। तो अब डायमेंशन ऑफ b, इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और अगर आप इसे लिखना चाहो तो m0 l0 t माइनस 1 के टर्म में भी लिख सकते हैं, समझ रहे हैं। जिसमें अगर इसमें क्वांटिटी m नहीं है, मास की क्वांटिटी नहीं है, तो यहाँ पे m0 लिख सकते हो। l का मतलब क्या हुआ, l1 है ना, m0 l0 t माइनस 1। तो आपने इस तरीके से इसका भी डायमेंशन फाइंड कर लिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसे मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकें। क्वेश्चन लिखिए आप, तो अब इस तरीके की प्रॉब्लम तो आप कर लोगे, ठीक है, चाहे वो कैसा भी है, मतलब उसमें कोई भी टर्म को ऐड कर दें आप, तो आप उसे सॉल्व इजीली कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप कहते हो कि एक टर्म कहते हो कि v इक्वल्स टू a ऑफ फ्रीक्वेंसी प्लस b ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। तो डायमेंशन a और b का फाइंड कीजिए। आपके पास जो टर्म है दिस इज, यहाँ पे f जो है क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और c जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ठीक है। कुछ भी हमने ले लिया, फ्रीक्वेंसी ले लिया और वेलोसिटी ऑफ लाइट ले लिया। अब यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि फाइंड कीजिए कि a का डायमेंशन क्या होगा और b का डायमेंशन क्या होगा। a का डायमेंशन क्या है और b का डायमेंशन क्या है। आप यहाँ पे जानते हो कि वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है, सेम प्रोसेस LHS हमने लिया, LHS वेलोसिटी का जो डायमेंशन है वो l t माइनस 1 है ना, l t माइनस 1। और इसी तरीके से अगर हम RHS की बात करें तो a इंटू फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू आप कह सकते हो l t माइनस 1। अभी हम पढ़ते आ रहे हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी, इसका डायमेंशन जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा,
है ना, इसका डायमेंशन जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा। तो इसके इक्वल हो गया तो यानी कि ये हो गया एल टी माइनस वन। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का आप कह सकते हो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्या होता है 1/t, यानी कि 1/t इसका डायमेंशन हो गया एल टी माइनस वन। टी यहाँ से ऊपर गया, ये माइनस और प्लस हो जाएगा तो एल यहाँ पे लिख सकते हैं एल टी माइनस वन इंटू टी। तो आप क्या हो गया एल, इसका डायमेंशन क्या हो गया, ए का एल हो गया। इसे आप कह सकते हो m0 l t0, है ना, आपने डायमेंशन फाइंड कर लिया। अब बात करते हैं b के लिए। तो ये जो है, ये जो टर्म क्या है वो वेलोसिटी है, यानी कि बी सी इक्वल्स टू एल टी माइनस वन। टी माइनस वन इज द वेलोसिटी ऑफ, इस वेलोसिटी, और वेलोसिटी का जो डायमेंशन है वो होता है हमारा एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन। यहाँ पे सी क्या है, सी क्या है, सी भी वेलोसिटी है। तो इसका मतलब हो गया कि इसको भी हम कह सकते हैं एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन, यानी कि बी जो है अगर आप कहो एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन, तो ये कैंसिल, यानी कि डायमेंशन लेस हो गया। ठीक है, तो बी का जो डायमेंशन है वो m0 l0 t0 इसके इक्वल हो गया। तो ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो गया। ठीक है, सिंपल है, समझ गए आप, सिंपल है, समझ गए। अब आते हैं नेक्स्ट टर्म पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। अब बात करते हैं कुछ अलग टर्म हटकर, है ना। अब बात करते हैं इसके अलावा भी हम कुछ क्वांटिटीज को ले सकते हैं। मान लीजिए आप tan थीटा, cos थीटा, sin थीटा की बात करते हो, कहते हो कोई भी एक टर्म है जो कि tan थीटा के इक्वल है ना, कोई भी एक टर्म है वो tan थीटा के इक्वल है, cos थीटा के इक्वल है। हाँ, जैसे कि मान लीजिए आपने कहा कि x इक्वल्स टू साइन ए टी स्क्वायर प्लस बी टी, और यहाँ पे फाइंड करो डायमेंशन किसका, डायमेंशन फाइंड करो ए का और बी का क्या है, डायमेंशन फाइंड करो ए का और बी का क्या है। ठीक है, ये टर्म है। अब यहाँ पे देखिए, इसे हमें क्या है नहीं है छोड़ते हैं, इसमें आप ये समझने की कोशिश कीजिए। ये जो टर्म है वो साइन के साथ जो भी टर्म है वो थीटा, यानी उसके एंगल को डिफाइन करता है ना। साइन के साथ जो भी टर्म है, चाहे यहाँ पे कॉस होता या टैन होता, कॉट होता, जो भी है, वो इसके साथ जो भी टर्म है वो उसको बता रहा कि इसका एंगल कितना है। ठीक है, और आपको पता है या नहीं पता है तो आप इसे याद कर लीजिए कि जो एंगल है आपका प्लेन एंगल था, प्लेन एंगल, उसका यूनिट जो है वो क्या है हमारा, रेडियन। सॉलिड एंगल जो था उसकी यूनिट क्या है, स्टार रेडियन, है ना। इसका यूनिट तो है, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल की अगर हम बात करें तो इसकी यूनिट तो है, लेकिन इसका डायमेंशन नहीं। दीज आर डायमेंशन लेस क्वांटिटी। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल आर डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ठीक है, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल आर डायमेंशन लेस क्वांटिटी। इनके जिस तरह से आपने पढ़ा था फंडामेंटल यूनिट्स में, क्वांटिटी में दो थे सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, एक था हमारा प्लेन एंगल और दूसरा था हमारा सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल के लिए आपने यूनिट कहा था कि प्लेन एंगल है तो उसका यूनिट जो होगा वो रेडियन होगा, और जो सॉलिड एंगल है उसका यूनिट जो होगा वो स्टार रेडियन होगा, है ना। तो ये तो आपको पता है, लेकिन साथ में ये भी आप ध्यान में रखिए कि इनका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। दीज आर डायमेंशन लेस क्वांटिटीज। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका कोई डायमेंशन नहीं है, यानी कि आप कह सकते हो बी ए टी स्क्वायर प्लस बी टी इक्वल्स टू जीरो। जीरो कहने का मतलब क्या हुआ, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। इसको आप सीधे लिख दीजिए, दिस इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी, दिस इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी। इसका मतलब ये हुआ कि ये टर्म यानी कि ए टी स्क्वायर m0 l0 t0 के इक्वल है ना। साथ में बी टी इक्वल्स टू m0 l0 t0 के इक्वल है, यानी कि ये जो टर्म है वो डायमेंशन लेस। जैसे कि आपने क्या पढ़ा था, आपने कहा था कि हम उसी टर्म को इक्वेट कर सकते हैं जिनका डायमेंशन आपस में सेम हो,
अभी तक तो यही पढ़ते आ रहा है ना, जिनका डायमेंशन आपस में सेम हो हम उनके इक्वेट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने इक्वेट कर दिया, ये कहा कि ये 0 है यानी कि कोई डायमेंशन नहीं है, ये डायमेंशन लेस नहीं है तो डायमेंशन लेस है, तो हमने इसको इक्वेट कर दिया। अब यहाँ से आइए, तो a के लिए हो गया हमारा t² m0 l0 t0, तो यहाँ से a इक्वल्स हो गया m0 सॉरी l0 t, जब नीचे आएगा ऊपर चला जाएगा -2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ a, दिस इज द डायमेंशन ऑफ a। इसी तरह से इसकी डायमेंशन को फाइंड कीजिए आप, b की डायमेंशन को फाइंड कीजिए, तो आप कह सकते हो b t इक्वल्स टू m0 l0 t0, b की डायमेंशन है m0 l0 t-1, ये नीचे आएगा ऊपर जाएगा -1 के साथ, आपने ये कर लिया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आपने यहाँ तक क्लियर है कि आपने कहा कि इनकी ये जो tan थीटा cos थीटा के साथ जो टर्म आएंगे वो डायमेंशन लेस होंगे, तो आपने डायमेंशन लेस कहा और उसको इक्वेट कर दिया, आपने फाइंड कर लिया। चलिए अब हम बात करते हैं, लॉग की टर्म में बात करते हैं। ठीक है, लॉग की टर्म में अगर आप बात करते हो और उसमें डायमेंशन फाइंड करने की कोशिश करते हो, तो लॉग के साथ कोई भी टर्म है, मान लो जी कहते हो कि x इक्वल्स टू लॉग a x प्लस b t स्क्वायर, है ना। आपने कहा कि लॉग a x प्लस b t स्क्वायर, जिसमें फाइंड करना है a और b का डायमेंशन। तो आपने जिस तरीके से आपने यहाँ पे देखा x इक्वल्स टू जो हमारा टर्म था, मान लीजिए साइन कुछ भी टर्म था, मान लीजिए at था, है ना। तो आपने तो कभी देखा नहीं था कि इसके साथ at के साथ 5 kg लिखा हुआ है, 1 मीटर लिखा हुआ है। ये जो टर्म है वो एंगल है, ठीक है। इस तरीके से लॉग में आपने कभी नहीं देखा है कि ये जो टर्म है वो लिखा हुआ है लॉग 5 kg, लॉग 2 मीटर, इस तरीका से नहीं होता है। लॉग को हम इस तरीके से डिफाइन नहीं करते हैं। लॉग को हम ये नहीं कहते हैं कि लॉग का जो टर्म है वो 5 kg होगा और 2 kg होगा उसके अंदर, है ना। तो इसका मतलब कि ये जो इसके अंदर की क्वांटिटी है, इसके अंदर की क्वांटिटी वो भी क्या है, डायमेंशन लेस है, जो इसके पहले हमने देखा था ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में। तो हमने कहा कि ठीक है भाई, a x प्लस बी टी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो हमने कहा a x इक्वल्स टू m0 l0 t0, a x डिस्प्लेसमेंट यानी कि l, m0 l0 t0, ये नीचे आएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, तो a का डायमेंशन क्या हो गया, m0 l-1 t0। ठीक है, आपने ये कह दिया। सेकेंड टर्म की बात करें तो ये कहेगा बी टी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो यानी कि m0 l0 t0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। m0 बी टी स्क्वायर या इक्वल्स टू m0 l0 t0। ये क्यों लिख रहे हैं, ये इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ठीक है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, और हमें ये बताया गया है, साथ में हमें ये भी बताया गया है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में कि हम उन्हीं चीज़ को आपस में इक्वेट कर सकते हैं जो कि सिमिलर है। तो ये इसके बराबर है, 0 के बराबर है, इक्वेट होकर 0 है, ये दोनों टर्म 0 हो रहे हैं, है ना। यानी कि ये इसके बराबर है और ये दोनों आपस में बारी बारी से इसके बराबर है डायमेंशनली। ठीक है, तो हमने कहा कि ये इसके, तो यानी कि बी टी स्क्वायर इक्वल्स टू m0 l0 t0, यानी कि b इक्वल्स टू m0 l0 t-2। कैसे, ये टर्म नीचे आया फिर ऊपर गया माइनस साइन के साथ, तो ये टर्म आ गया। तो हमने कहा कि ये और ये, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आप ये कह सकते हो कि साइन में और लॉग वाली जो प्रॉब्लम है उसमें उसके अंदर साइन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर की जो क्वांटिटी है और जो लॉग के अंदर की क्वांटिटी है वो डायमेंशन लेस होते हैं। अब उस तरह से आप उसे सॉल्व कर लो। चलिए अभी से आगे हम चलते हैं, थोड़ा डिफरेंट ले लेता हूँ मैं, इसको मिटाते हैं। अब
कुछ डिफरेंट सवाल करने की कोशिश करते हैं, एक दो जितने क्वेश्चन हो सकेंगे, है ना, डिफरेंट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। ये जो टर्म है हमारा डायमेंशनल एनालिसिस, हाँ अच्छा भाई, चलिए अब मान लीजिए टर्म है हमारा, और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कर रहा है, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कर रहा है। एक फोर्स जो है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स, जो आप सर्कुलर मोशन में पढ़ोगे, है ना, सर्कुलर मोशन। जैसे ही हम आगे और दो चैप्टर क्रॉस करेंगे तो आप पढ़ोगे सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन के अंदर एक टर्म आएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स जो कि सेंटर की तरफ लगता है। अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, बाकी यहाँ पे आप फोर्स को कॉन्सेंट्रेट करो। तो ये कहता है कोई एक फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो कि डिपेंड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड्स अपॉन एम वी एंड आर, ठीक है। मास पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, और रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। जैसा कि आपको पता है ये सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं तो रेडियस तो आएगा ही, है ना। तो ये डिपेंड कर रहा है किस पे, मास पे, वेलोसिटी पे और रेडियस पे। ये डिपेंड कर रहा है मास पे, वेलोसिटी पे और रेडियस पे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये कहें कि सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए F इक्वल्स टू, सॉल्यूशन करते हैं, F इक्वल्स टू एम ए वी बी आर सी, ठीक है। तो यहाँ पे फाइंड कीजिए आप A इक्वल्स टू वॉट, V इक्वल्स टू वॉट एंड C इक्वल्स टू वॉट। A, B और C की वैल्यू क्या है, बात समझ में आई आपको। मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास एक इक्वेशन है सेंट्रीपिटल फोर्स की। सेंट्रीपिटल फोर्स में ये कह रहा है, आपके क्वेश्चन जो दे रखा है उसमें ये कह रहा है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो डिपेंड कर रहा है मास पे, उसकी वेलोसिटी पे और उसके रेडियस पे। लेकिन आपको फाइंड करना है कि इसमें ए और बी और सी की वैल्यू क्या है और इनका रिलेशन क्या है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इक्वेट करने की कोशिश करते हैं, कैसे करेंगे, जब आप वहाँ पे देख रहे थे प्लस माइनस या इक्विटी या इक्वल होने की बात थी, तो आप बारी बारी से इक्वेट कर देते थे। यहाँ पे तो ऐसा नहीं कहे ना कि मार्क्स इस वाले टर्म को हम फोर्स के डायमेंशन के साथ इक्वेट कर दें, बात आप समझ रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता है इस वाले को हम फोर्स के साथ कर दें, इस वाले को फोर्स के साथ कर दें, इस वाले को फोर्स के साथ कर दें, जैसे कि हम वहाँ पे करते थे। मतलब v इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर है, तो ये भी वेलोसिटी के इक्वल, ये भी वेलोसिटी के डायमेंशन के इक्वल, ये भी इसके डायमेंशन के इक्वल, ये भी इसके डायमेंशन के इक्वल। वैसा नहीं है, यहाँ पे हम इसे दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, तो इसे सॉल्व करने के लिए आप कहिए कि डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या है, एम एल टी माइनस टू, ठीक है। मास का डायमेंशन एम स्क्वायर, एम का पावर है, वी के लिए एल टी माइनस वन बी, ठीक है। दिस इज रेडियस यानी लेंथ, तो एल सी, है ना। अब इसे आप लिखिए एम ए, अब यहाँ देखिए L और L का टर्म, L का पावर B, L का पावर C, तो L का पावर B प्लस C, ठीक है, टाइम T का पावर माइनस B, है ना। यहाँ पे आया M L T माइनस टू। अब इनके जो टर्म्स हैं ये और ये, इसके पावर के इक्वेट कर दो आप। जो आपका फोर्स का डायमेंशन है, फोर्स के डायमेंशन में जो वैल्यू है ए बी प्लस सी और माइनस बी, आप इसे इक्वल कर दीजिए आप, ठीक है। तो हम वही करते हैं, अपन वही करते हैं कि इस वैल्यू को इक्वेट करते हैं। तो आपने कहा a इक्वल्स टू 1, ये यहाँ से आइए, m का पावर 1 है, m का पावर 1 है ना, तो हमने कहा a इसके बराबर, यहाँ पे b प्लस c, इसकी बात करें, इसकी पावर 1, ठीक है। इसकी बात करें माइनस टू इक्वल्स टू माइनस बी, ये और ये,
यानी कि b इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो आपने कहा a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 2, ये 2 वैल्यू इसमें पुट करो इक्वेशन में, b की वैल्यू, तो 2 प्लस c इक्वल्स टू 1, तो c इक्वल्स टू 1 माइनस 2 माइनस 1। तो आपने कहा कि जो हमारा इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से है, f इक्वल्स टू m a की पावर 1, ठीक है, b की पावर v स्क्वायर, r की पावर -1, r माइनस 1, यानी कि f इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर r। यही हो गया ना, ये माइनस टर्म है तो ये नीचे आ जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स एम बी स्क्वायर बाई आर, आपने इसको डिफाइन कर दिया। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करने की कोशिश करते हैं। अब एक क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, जिस तरह से मैंने डायमेंशन एनालिसिस के पार्ट 1 में कहा था कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया, प्लैंक कांस्टेंट जो हो गया, या फिर आप अगर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात करो, या फिर आप चार्ज की बात करो, पोटेंशियल की बात करो, तो ये सारे जो टर्म्स हैं, ये सारे जो फॉर्मूले हैं, उनके डायमेंशन कई बार पूछे जाते हैं। उस तरीके से एक टर्म और आता है हमारा, उसी में फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था विस्कोसिटी की बात, है ना, विस्कोसिटी की बात मैंने आपको बताई थी कि विस्कोसिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स डायमेंशन एनालिसिस में पूछे जाते हैं। ठीक है, आप बोर्ड का एग्ज़ाम हो या फिर IIT JEE एग्ज़ाम हो, नीट के एग्ज़ाम हो, किसी भी तरीके के एग्ज़ाम हो, अगर वो डायमेंशन एनालिसिस के क्वेश्चन लगभग विस्कोसिटी से पूछे जाते आ रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं कि मिट नहीं रहा यार, मिट जा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। हमने कहा कि हमारे पास जिस तरह से यहाँ पे आपने कहा था कि जो फोर्स है वो डिपेंड कर रहा था किस पे, मास पे, एक्सेलरेशन पे, मास पे, वेलोसिटी पे और रेडियस पे। अगर हम विस्कोसिटी की बात करें तो विस्कोसिटी के टर्म में कि F जो विस्कस फोर्स है, विस्कस फोर्स, ठीक है, वो डिपेंड कर रहा है, विस्कस फोर्स डिपेंड कर रहा, ये डिपेंड्स, ठीक है, किस पे, ये हमारा हो गया, आप इसे समझने के लिए डिपेंड्स आप इसको लिखिए F डिपेंड्स के A, ठीक है, और रेडियस A, V B वेलोसिटी और R C, ठीक है, ये डिपेंड कर रहा है जो विस्कस फोर्स है। यहाँ पे विस्कोसिटी की बात हो रही है, विस्कोसिटी की बात हो रही है ना, तो विस्कोसिटी कांस्टेंट, दिस इज द विस्कोसिटी, दिस इज द विस्कोसिटी, वेलोसिटी, दिस इज वेलोसिटी, दिस इज R लेंथ, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये जो फॉर्मूला है वहाँ और यहाँ पे के जो है हमारा कांस्टेंट है। कह रहा है कि बताइए आप A की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू क्या है। वैल्यू मतलब डायमेंशन क्या है, A का डायमेंशन क्या है, मतलब A की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू क्या है, सॉरी, ये A की वैल्यू, B की वैल्यू, C की वैल्यू आपको बताना है और बताना है कि ये ओवरऑल फार्मूला कैसा होगा। तो अभी आपने सॉल्व किया है, इसको पॉज कीजिए और जिस तरह से आपने सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए सॉल्व किया था आप उसी तरीके से सॉल्व कीजिए। यहाँ पर डिफरेंस क्या आएगा, हिंट के लिए मैं बता दूँ, यहाँ पे आपको इसका डायमेंशन याद करना होगा। आपको याद करना होगा कि जो हमारा विस्कोसिटी है उसके लिए डायमेंशन क्या है। विस्कोसिटी के लिए डायमेंशन क्या था, आपने कैलकुलेट किया था, आपने कैलकुलेट किया था। अगर आप इसकी डायमेंशन कैलकुलेट करो विस्कोसिटी की, तो विस्कोसिटी के लिए m L-1 T-1, देखिए याद नहीं है तो आप इसे, इसका जो रियल इक्वेशन है
रियल इक्वेशन जो है वो हमारा क्या है, F इक्वल्स टू विस्कोसिटी एरिया चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, है ना। आप यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये जो हमारा इक्वेशन आएगा वो आएगा m l माइनस 1 t माइनस 2 सॉरी m t माइनस 2 m l माइनस 1 t माइनस 2, ठीक है। ये आएगा, है ना। डॉट है तो इसको सॉल्व भी कर लो, सॉल्व करके हम फाइंड करते हैं, है ना। इसका डायमेंशन हमें फाइंड करना है। तो फोर्स का डायमेंशन m l t माइनस 2, इसके डायमेंशन ये इधर आएगा तो l डिवाइडेड बाय एरिया l स्क्वायर, वेलोसिटी l t माइनस 1, है ना, l t माइनस 1, l t माइनस 1, है ना। तो ये जो टर्म आ गया ये आ गया हमारा m, ये इससे कैंसिल, तो l ऊपर गया -1 और ये -1, यानी कि जो मैंने पहले लिखा था वो सही था, ठीक है। कन्फ्यूजन होता है तो बेटर है कि उसको सॉल्व कर लिया जाए, उसे देख लिया जाए कि उसका वैल्यू क्या है। तो हमने कन्फ्यूजन को दूर कर लिया। हमने कहा कि जो विस्कोसिटी है उसके लिए जो डायमेंशन है वो ml t माइनस 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, अब यहाँ पे कहिए कि फोर्स के लिए बात कीजिए। फोर्स का ml t माइनस 2, ठीक है। इसका कोई डायमेंशन है, दिस इज डायमेंशन लेस, कांस्टेंट है तो m l माइनस 1 t माइनस 1 a l t माइनस 1 b, ठीक है, और l c, ठीक है। क्या किया आपने इनकी वैल्यू पुट कर दी, इनका डायमेंशन पुट कर दिया, इनको पावर दे दिया। अब चलिए m कहीं नहीं है तो m का पावर a, l यहाँ पे आएगा -a, यहाँ पे आएगा +b और यहाँ पे आएगा +c, ये है ना। सारे पावर जो है आपस में ऐड हो जाते हैं ना, ठीक है। तो हमने सारे पावर को ऐड कर दिया। इसके t की बात करते हैं, t तो यहाँ पे आएगा -a और इसको जब ऐड करोगे तो यहाँ पे आएगा -b, है ना। अब यहाँ पे टर्म जो है हमारा l t माइनस 2, m के लिए a इक्वल्स टू 0, ये 0, ये 0, ठीक है। अब सेकंड वाले के लिए आते हैं जिसमें ये आप कह सकते हो, लिख ही देते हैं -a + b + c इक्वल्स टू 1, ये टर्म यहाँ पे 1 के बराबर, ये टर्म की बात करते हैं। तो यहाँ पे -a - b इक्वल्स टू -2, तो यानी a + b इक्वल्स टू 2 कह सकते हो आप। a की वैल्यू यहाँ पुट करोगे 1 तो b इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 1, a की वैल्यू को आपने यहाँ पुट किया 1 तो b इक्वल्स टू 1 आ गया। अब a b को यहाँ पुट करो, a को हमने यहाँ पुट किया, b को हमने यहाँ पुट किया, तो यहाँ पे -1 + 1 + c इक्वल्स टू 1, c इक्वल्स टू 1, c इक्वल्स टू 1। तो यानी जो इक्वेशन हमारा बना विस्कस फोर्स के लिए वो क्या बना, F इक्वल्स टू k विस्कोसिटी 1 वेलोसिटी 1, ये 1। अब देखिए, आप तो कहोगे कि सर आपने तो बताया था ये इसका एक्चुअल फार्मूला है ना। एक्चुअल फार्मूला ये है, फार्मूला एक्चुअल ये है डायमेंशनली, लेकिन ये इसके बराबर इक्वल है, सॉरी डायमेंशनली दिस इज इक्वल टू दिस। यहाँ पे देखिए विस्कोसिटी ये तो ठीक ही है ना। अब वेलोसिटी ये भी सही है। अब यहाँ पे देखो ये हो गया हमारा l स्क्वायर और ये डिस्प्लेसमेंट l से l कटा, ये ऊपर l बचा जो कि r यानी कि डिस्टेंस, आपने कहा इसके बराबर है, ठीक है। तो इस तरीके से कई सारे प्रॉब्लम